नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 1 जुलाई 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, तीन इश्यूज। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कौन सा। देखो, जो नए क्रिमिनल लॉज आए ना, जैसे भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, वो सारे जो नए कानून आए IPC CRPC वगैरह को रिप्लेस करके, कैसे वो गेम चेंजर साबित हुए हैं, कैसे उन्होंने मल्टीपल फायदे पहुंचाए हैं देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उसके बारे में पहला आर्टिकल है बिजनेस लाइन का। दूसरा आर्टिकल द हिंदू का है क्लाइमेट चेंज एंड अर्बन गवर्नेंस। तीसरा आर्टिकल फिर से द हिंदू का है कि इंडिया को इजराइल की आदत लग चुकी है, जो कि गलत है। हमें अब यह भी सोचना होगा कि ईरान इजराइल के साथ जाने में हमारा नुकसान क्या है। तो तीन इश्यूज, तीनों डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए QR कोड स्कैन करके। यहां पे आपको सारी PDFs मिलती हैं। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल नए क्रिमिनल लॉज पुलिसिंग एंड पब्लिक ट्रस्ट से संबंधित है। आप ना सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है और ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड देता हूं। देखो, 150 सालों तक ना हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किन कानूनों पे चल रहा था? उन कानूनों पे चल रहा था जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। जैसे देखो, IPC इंडियन पिनल कोड 1860 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था। CRPC मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। फिर IEA मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 1872 में आया था। अब खुद सोचिए, 1860 में क्या इंटरनेट था? क्या साइबर फ्रॉड होते थे? नहीं होते थे। तो ये जो लॉज थे ना, ये लॉर्ड मैकुले ने बनाए थे। लॉर्ड मैकुले ने देखो ये कानून बनाए थे गवर्नेंस के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए। इन कानूनों को बनाने का मकसद लॉर्ड मैकुले का ये था कि इंडियंस को दबा देना, ना कि इंसाफ देना। और देखो, आजादी के 75 साल बाद भी हम इन्हीं कानूनों को ढो रहे थे। क्राइम बदल गया, गली मोहल्ले की चोरी अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही जितना कि साइबर फ्रॉड। समझ गए? इसलिए देखो, बदलाव तो जरूरी था और इसी वजह से नए क्रिमिनल लॉज लागू हो गए 1 जुलाई 2024 से। कौन कौन से आए? BNS आ गया, भारतीय न्याय संहिता, इसने रिप्लेस किया IPC को। अब IPC पहले था, अब BNS है। BNS क्या बताता है? हमें यह बताता है कि क्राइम क्या है और इस क्राइम में सजा क्या होगी। फिर नेक्स्ट है BNSS, ये CRPC की जगह आया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये BNSS हमें यह बताता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी, प्रोसीजर क्या होगा, कोर्ट का जो ट्रायल है वो कैसे चलेगा, वो सारी चीजें BNSS से पता लगती हैं। फिर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये रिप्लेस करता है इंडियन एविडेंस एक्ट को। और ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है सिंपल भाषा में कि कोर्ट में क्या सबूत माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, ये सारी चीजें। तो राइटर ये बताते हैं कि जब देखो 1 जुलाई 2024 को नए जब ये कानून लागू हुए ना, तो भाई ये ग्राउंड लेवल पे ना एक प्रकार से भूकंप के समान था। ये ला नहीं था, ग्राउंड लेवल पे भूकंप के समान पे था। आप सोच के देखिए, उस पुलिस वाले के बारे में आप सोचिए जो 20 साल से मर्डर के लिए सेक्शन 302 लगाता आ रहा है और चीटिंग के लिए वो हमेशा सेक्शन 420 यूज करता आ रहा है। अब IPC 420 क्या बन गया? IPC 420 बन गया BNS 318। क्या बन गया? BNS 318 बन गया। और IPC 302 जो मर्डर का चार्ज होता है वो बन गया BNS 101। तो पुलिस ऑफिसर्स की जो 10 को पुरानी जो आदत है ना, वो उनको भुलानी पड़ी और रातों रात नए जो सेक्शंस थे वो सीखने पड़े। उनको अपना जो वर्क फ्लो था वो फिर से रीडिजाइन करना पड़ा, टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ी। उनका जो लर्निंग कर्व था बहुत ज्यादा स्टीप था। मतलब रातों रात उन्हें ये सब चीजें सीखनी पड़ी, धीरे धीरे नहीं, क्योंकि अर्जेंसी आ गई थी ना, कोई स्कोप ही नहीं था। मतलब अब तो आ ही गए हैं 1 जुलाई से नए जो ये सेक्शंस हैं, नए जो कानून है। अब तो भाई नए, आप मर्डर हुआ है तो पुराने सेक्शन में केस दर्ज नहीं कर सकते ना, उनको देखना पड़ा अच्छा मर्डर के लिए नए में कौन सा सेक्शन है। तो राइटर ना अब प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन की बात करते हैं।
मतलब कोर मुद्दों पर राइटर अब आते हैं। पहले तो वो एक बैकग्राउंड बना रहे थे। प्रॉब्लम नंबर वन क्या है? सनी देओल का फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन देखो हमारी जुडिशरी की ना आज के समय में यही रियलिटी है। इंडिया में करीब करीब देखो 5.58 करोड़ जो केसेस हैं वो पेंडिंग है, और इतने पेंडिंग केसेस के लिए जज की संख्या कितनी है? सिर्फ 21,285, 21,285। जस्टिस इतना धीमा है कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है ना वो सिस्टम से उठ गया है। इसीलिए लोग मतलब क्राइम करने से चूकते नहीं है। उन्हें लगता है यार कोर्ट में केस ही तो चलेगा, क्या होगा, लड़ लेंगे ना, सजा थोड़ी ना मिलेगी। जब जस्टिस इतना धीमे चलता है ना भाई, फिर लोगों में डेटरेंस खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है सिस्टम के ऊपर। लेकिन देखो ये जो BNSS नया आया ना, इसने क्या किया? इसने डिले को खत्म करने का एक इलाज ढूंढा। BNSS ने डिले को खत्म करने का क्या इलाज ढूंढा? इलाज ये था कि भाई किसी भी महिला के खिलाफ मान लो सेक्सुअल ऑफेंस है तो पुलिस को 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। कहने का मतलब ये है BNSS में ना टाइम लिमिट लगा दी गई है केस की। जैसे सेक्सुअल ऑफेंस का केस है तो भाई 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। जजेस को आर्ग्यूमेंट्स के बाद एक फिक्स टाइम में वर्डिक्ट जो है वो सुनाना पड़ेगा। फालतू की जो डेट्स हैं वो नहीं दे सकते जज, एडजमेंट नहीं कर सकते। अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन डिले होती है तो फिर जो अक्यूज्ड है ना उसको अपने आप स्टैट्यूटरी बेल मिल जाएगी। तो पुलिस भी जल्दी से इन्वेस्टिगेट करती है ये सोच के कि भाई हमने जल्दी से इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की तो उसको बेल मिल जाएगी, स्टैट्यूटरी बेल अपने आप मिल जाएगी, इसलिए हमें समय सीमा में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी पड़ेगी। तो ये पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नए लॉज ने निकाला केसेस की पेंडेंसी को कम करने के लिए। एक पोर्टल भी नया बनाया गया है, ई साक्ष्य पोर्टल। अब ये ना एक इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम है। होता क्या है, क्राइम सीन का जो रिकॉर्ड है ना वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है इस ई साक्ष्य पोर्टल पे। इमेजेस ली जाती हैं, इमेजेस जियो टैगिंग के साथ में इस पोर्टल पे रिकॉर्ड होती हैं, टाइम स्टैम्प भी होता है किस समय इमेज ली गई। तो भाई इससे साफ साफ पता लग जाता है कि पुलिस जो है वो किस समय पे पहुंची वहां पे क्राइम सीन पे। समझ गए? ये अच्छी चीज है। तो अब जस्टिस जो है वो घड़ी के हिसाब से चलेगा। अब दूसरी प्रॉब्लम का कैसे इन्होंने सॉल्यूशन निकाला है? अंडर ट्रायल स्ट्रेटेजी। देखो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ना एक बार बोला था कि बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। कि बेल मिलनी चाहिए नेचुरली और जेल तो मतलब रेयर होनी चाहिए, जब जरूरत है तभी होनी चाहिए। लेकिन सोच के देखो हमारे देश में तो 76% जो प्रिजनर हैं वो अंडर ट्रायल हैं, यानी उनका जो गुनाह है अभी कोर्ट में साबित भी नहीं हुआ है, पर वो सालों से जेल में बंद हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है चोरी की मैक्सिमम सजा 3 साल हो सकती है, लेकिन वो पर्सन जो है वो 5 साल से जेल में बंद है, इंसाफ का इंतजार कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? नया जो फ्रेमवर्क है ना BNSS, इसमें यह बोला गया है अगर इन्वेस्टिगेशन डेडलाइन मिस होती है तो डिफॉल्ट बेल मिलेगी। रिमांड हियरिंग ना अब रिमांड पे भेजा जाए, फर्दर ना भेजा जाए, ये अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होता है तय, ताकि डिले ना हो चीजों में। और अगर अंडर ट्रायल ने क्राइम की मैक्सिमम सजा का एक हिस्सा जेल में बिता दिया है तो उसकी रिलीज मैंडेटरी कंसीडर होगी। एक हिस्सा फॉर एग्जांपल 1/3, मान लो मैक्सिमम सजा 5 साल हो सकती है जुर्म में, और उस पर्सन जिस पे आरोप है उसने 5/3 यानी 1/3 हिस्सा जेल में बिता दिया है तो उसकी मैंडेटरी बेल होगी। तो इससे भी रिलीफ मिलेगा लोगों को, क्योंकि देखो लिबर्टी के साथ आप समझौता नहीं कर सकते। एक्यूज्ड को आप लगातार जेल में रखते हो, फाइनल फैसला नहीं आता, आपने उसकी लिबर्टी को छीन लिया, जबकि आगे जाके मान ले वो बाइज्जत बरी हो जाए, फिर आप क्या करोगे? क्या उसका टाइम वापस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है विटनेस टेम्परिंग, मतलब गवाह जो मुकर जाते थे ना उससे संबंधित प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया है नए लॉज ने। पहले देखो केसेस ना ओरल टेस्टिमोनी पे चलते थे, मतलब जुबानी आप गवाही दे रहे हो। लेकिन देखो मान लो गवाह को डरा दिया या फिर उसकी मेमोरी धुंधली हो गई, तो मतलब केस जो है अब कमजोर पड़ गया। सॉल्यूशन क्या निकाला?
सॉल्यूशन ये निकाला गया, साइंस को आप ज्यादा तवज्जो दो बल्कि मेमोरी पे। नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ना फोरेंसिक एविडेंस को और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को किंग बना दिया है। फोरेंसिक एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है बजाय ओरल टेस्टिमोनी के। समझ गए? सीरियस क्राइम्स जो होते हैं ना, उनमें तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अब कंपलसरी है। हरियाणा में मोबाइल फोरेंसिक टीम्स और सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट्स सीधा मौके पे पहुंच जाते हैं जहां पे क्राइम हुआ है। वो फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा करते हैं, डीएनए इकट्ठा करते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स को पहले से सिक्योर कर लिया जाता है। तो अब केस इंसान की मेमोरी पे डिसाइड नहीं होता, साइंस के बेसिस पे डिसाइड होता है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी 21st सेंचुरी के क्राइम्स, यानी नए दौर के जुर्म। अब देखो, कॉलोनियल जो कानून थे ना, उनको मॉब लिंचिंग या फिर साइबर क्राइम के बारे में नहीं पता होता था, क्योंकि वो पुराने कानून थे ब्रिटिशर्स के समय के। लेकिन भारतीय न्याय संहिता ने ना, बीएनएस ने इन मॉडर्न चुनौतियों को ना एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया है। मतलब मॉब लिंचिंग जैसी जो चुनौतियां हैं ना, उनको एक्सप्लिसिटली साफ साफ उनके लिए प्रोविजन किया गया है। महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए प्रोटेक्शन जो है वो बढ़ाई गई है। पहले सुप्रीम कोर्ट बोलता था कि एफआईआर लिखना जरूरी है, अब देखो ये बात डायरेक्ट कानून बन गई है। सिटीजन को देखो अब अपने राइट्स के लिए ना कोर्ट के आदेश का वेट नहीं करना, क्योंकि ये बात इन कानूनों में, नए कानूनों में साफ तौर पे लिख दी गई है। 0 एफआईआर, जिस पे इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ये पांचवी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन है एक्सेसिबिलिटी एंड जुरिस्डिक्शन। देखो, आपने देखा होगा कि पुलिस बोलती है ये हमारे थाने का मामला नहीं है, दूसरे थाने में जाओ। इस वजह से कितने ही लोग देखो क्राइम रिपोर्ट ही नहीं करते, उनको लगता है कि पुलिस स्टेशन के धक्के खाने पड़ेंगे। इसका एक सॉल्यूशन क्या है? 0 एफआईआर एंड ईएफआईआर। क्राइम कहीं भी हुआ हो, आप देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर केस दर्ज करवा सकते हो। 0 नंबर से आपकी जो एफआईआर है वो लिखी जाएगी और वो पुलिस स्टेशन वाले अपने आप उस एफआईआर को संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करेंगे। समझ गए? ईएफआईआर का भी प्रोविजन है। ईएफआईआर मतलब डिजिटल कंप्लेंट फाइल करना, थाने में जाने की जरूरत नहीं है। डीक्रिमिनलाइजेशन मतलब छोटे मोटे क्राइम के लिए अब जेल की जगह कम्युनिटी सर्विस की सजा मिलेगी, समाज सेवा। इससे क्या होगा? जेल में भीड़ कम होगी और छोटे जो अपराधी हैं ना, छोटे ऑफेंडर्स हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल होने का धब्बा नहीं लगेगा। 0 एफआईआर पे 3-4 प्रोविजन पूछे गए थे, याद है? कि मान लो ए थाने का केस नहीं है, लेकिन विक्टिम ने ए थाने में जाके मामला दर्ज करवा दिया, तो भी ए थाने वाले उस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं एक पुलिस ऑफिसर की अनुमति से, फॉर एग्जांपल डीएसपी की अनुमति से। ऐसा प्रोविजन था। क्या ये दोनों के लिए होता है? कोग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, दोनों के लिए होता है या फिर सिर्फ कोग्निजेबल के लिए होता है? ये क्वेश्चन पूछा था ना इस बार, याद होगा आपको। अब आगे चलते हैं। अब राइटर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताते हैं। हरियाणा ने ना इन लॉज को इंप्लीमेंट करने में ना टॉप रैंक हासिल की है। हरियाणा का स्कोर है 100 में से 94.42। 4 पिलर्स पे हरियाणा ने काम किया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब काम करने की स्पीड, इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज, और आईसीजेएस इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कोर्ट, पुलिस, जेल्स का जो डेटा है वो सब आपस में लिंक हो ताकि कोई दिक्कत ना आए। हरियाणा में आईओ ने ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ना मोबाइल ऐप अपनाई मतलब उसने बनाई नहीं, उसने अपनाई। बनाई तो सरकार ने। ग्राउंड पर हर ऑफिसर अब डिजिटली कनेक्टेड है। हरियाणा का जो ई चालान सिस्टम है ना, इसने 4 महीने में 8,165 किलोग्राम CO2 एमिशन कम किया, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है तो फिजिकल मूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। आज के समय में समन देने जाने की जरूरत ही नहीं है, ई समन चला जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो जाती है, तो मुजरिम को ले जाना नहीं पड़ता। इससे भी 26 करोड़ रुपए भी बच गए। ये सारा फायदा हुआ। तो लास्ट में देखो, राइटर ये बोलते हैं कंक्लूजन में कि देखो, साइंस, डिजिटल चार्जशीट, डीएनए, सीसीटीवी, इन सब से ना पुलिस ये साबित कर रही है कि देखो वो कन्वीनियंस से ज्यादा
किस पे ज्यादा फोकस कर रही है? सच पे फोकस कर रही है। जब देखो एक विक्टिम को ई समन आता है ना, तो उसको भाई ये लगता है कि सिस्टम उसके टाइम की रिस्पेक्ट करता है। समझ रहे हो? लेकिन कानून देखो कितने भी अच्छे हों, चलाएगा तो इंसान। पुलिस, जुडिशरी, फोरेंसिक और आम जनता, सबको सिस्टम की ना इंटीग्रिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो नाम नाम का फोरेंसिक हो, आप सीरियसली फोरेंसिक को ले ही नहीं रहे हो। तो अल्टीमेटली इंसान की इंटेंशन भी मैटर करती है। तो ये अच्छा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, डीकोलोनाइजेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस डिलीवरी, ये सब आप यूज कर सकते हो। EFIR को तो इस बार आया ही था, ये भी चलो अटेम्प्ट कर लो। फिर ये क्वेश्चन आप मेंस का अटेम्प्ट करिए। PIB का आप में से बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया। PIB बाद में अपना सकते हैं, मतलब हम कवर कर सकते हैं। अभी तो मेंस तक तो मुझे लगता है एडिटोरियल पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेंस पे ज्यादा फोकस है अभी, बाद में देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, क्लाइमेट चेंज एंड अर्बन गवर्नेंस से संबंधित है। आप सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये द हिंदू का आर्टिकल है, और आर्टिकल डिस्कस करने से पहले ये कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। इनका मतलब मैं आपको बता देता हूं। क्लाइमेट रिजिलियंस, क्लाइमेट रिजिलियंस का मतलब होता है किसी भी शहर की वो ताकत जिसकी सहायता से वो क्लाइमेट चेंज को झेल सके और बाउंस बैक कर सके। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो किसी शहर में क्षमता है कि वो फ्लड को झेल सके, वो हीट वेव को झेल सके और फिर से नॉर्मल हो जाए, तो वो क्लाइमेट रिजिलियंट है। जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को आप दबाते हो तो वो फिर से वैसा का वैसा ही हो जाता है वापस आके। तो उसी प्रकार से जैसे स्प्रिंग रिजिलियंट होता है, वैसे ही क्लाइमेट सिटी भी क्लाइमेट रिजिलियंस हो सकती हैं कि क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट का नेगेटिव इंपैक्ट ना हो और वैसे की वैसे हो जाएं, शोक को एब्जॉर्ब कर लें। फिर नेक्स्ट है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? देखो शहरों में ना कंक्रीट की बिल्डिंग्स की वजह से ना आसपास के गांव के मुकाबले में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, इसे हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। फिर नेक्स्ट है डबल बर्डन ऑफ क्लाइमेट चेंज। जब देखो एक इंसान पे ना दो तरफा मार पड़ती है, मतलब काम की जगह पर भी क्लाइमेट का खतरा और घर में भी, तो ये है डबल बर्डन ऑफ क्लाइमेट चेंज। कि एक पर्सन पे काम के, जब वो काम कर रहा है तब भी क्लाइमेट चेंज की मार, और जब वो घर पे है तब भी क्लाइमेट चेंज की मार। ये है डबल बर्डन ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है सोशल प्रोटेक्शन। सोशल प्रोटेक्शन तो आपको पता होगा, सरकार के द्वारा जो आर्थिक मदद दी जाती है या फिर सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, जैसे पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब सोशल प्रोटेक्शन में आता है। अब आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आप सोच के देखो, मान लो मई का महीना है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, एक तरफ आप लाइब्रेरी में बैठे हो एसी रूम में, दूसरी तरफ देखो एक सैनिटेशन वर्कर है, मान लीजिए महेश। सैनिटेशन वर्कर है महेश, वो तपती धूप में सड़क साफ कर रहा है। क्या क्लाइमेट चेंज का जो नेगेटिव इंपैक्ट है आप दोनों के लिए सेम है? नहीं है। और यही चीज देखो इस आर्टिकल की फाउंडेशन है। हाल ही में ना कर्नाटक में एक नए मिनिस्टर आए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। और जब नए मंत्री आते हैं ना, तो आपको पता है वो नई नई बातें करते हैं। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बेंगलुरु को फ्लाईओवर बनाएंगे, टेक ड्रिवन सॉल्यूशन हम लेके आएंगे। लेकिन राइटर कहते हैं भाई रुको, किसी सिटी की जो असली सच्चाई है ना, उसके स्मार्ट कैमरा से नहीं पता लगती। उस सिटी की असली सच्चाई पता लगती है उस सिटी के सैनिटेशन सफाई वर्कर्स से, जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं उनसे। स्वीपर्स की हेल्थ कैसी है, जो लोग झाड़ू लगाते हैं उनकी हेल्थ कैसी है, इन सब से उस सिटी की हेल्थ का पता लग सकता है। ये वो लोग हैं जो सिटी को ना जिंदा रखते हैं। अगर ये बीमार पड़ेंगे तो भाई शहर रुक जाएगा, हर जगह कूड़ा देखने को मिलेगा, आप भी बीमार हो जाओगे। तो प्रॉब्लम राइटर बताते हैं, प्रॉब्लम है अनइक्वल एक्सपीरियंस का। जो ये क्लाइमेट चेंज है, सिर्फ देखो इन्वायरमेंट का मुद्दा नहीं है कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट डिसरप्ट हो रहा है। आमतौर पे हम सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लेशियर्स का पिघलना, लेकिन सच्चाई ये है कि क्लाइमेट चेंज एक अर्बन गवर्नेंस का चैलेंज है।
असर देखो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका घर कैसा है, जॉब कैसी है और हॉस्पिटल कितनी दूर है। अब सैनिटेशन वर्कर्स देखो वो घंटों तक बाहर धूप में काम कर रहे हैं। हीट वेव्स जो हैं अब वो ऐसा नहीं कि कभी कभी आ रही हैं, ओकेजनल हैं। नहीं, हीट वेव्स बिल्कुल रूटीन है अब। तो इस एक्सट्रीम हीट से क्या होता है, जो बाहर काम करते हैं ना धूप में, उन्हें डिहाइड्रेशन होता है, थकान होती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है और सबसे खतरनाक किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। समझ गए? तो ये उन वर्कर्स में आम है जो लगातार बाहर रह के धूप में काम कर रहे हैं। अब जैसे महेश है, वो बेचारा सड़क साफ करके घर जा रहा है। कहाँ रहता है वो रहता है स्लम में, इनफॉर्मल सेटलमेंट में। अब वहां पे स्लम की हालत कैसी है, बहुत छोटी सी जगह है, खिड़की कोई है नहीं, एक किचन जितने कमरे में वो रह रहा है और कोई बेचारे के लिए वेंटिलेशन नहीं है, हवा पास नहीं हो रही। वहां पे पेड़ पौधे नहीं है स्लम में बिल्कुल भी। टीन की एक छोटी सी छत है जो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है गर्मियों में। और पानी कैसा आता है गर्मी में, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, नहाने के लिए पानी नहीं मिलता, ड्रेनेज सिस्टम खराब है। पानी का जो मतलब पानी का जो डिस्पोजल है वहां पे नाली से हो रहा है, नाली खुले में बह रही है, इस वजह से वहां पे डेंगू मलेरिया फैल रहा है। तो ये सिचुएशन है। इसका मतलब बेचारा वर्कर जो है वो काम पर भी सेफ नहीं है, वो धूप में काम कर रहा है और वो घर पर भी सेफ नहीं है। ये है डबल बर्डन। वो वर्कर घर पे भी सेफ नहीं है और काम पे भी सेफ नहीं है। और देखो आप बोलोगे सर हॉस्पिटल्स तो हैं, डेंगू मलेरिया फैल सकता है, तो हॉस्पिटल्स तो है जहां पे सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री में इलाज होता है। तो राइटर बोलते हैं भाई कितने बेड है हॉस्पिटल में और कितने डिजीज हैं, ये सब इंडिकेटर्स ना नाम नाम के लिए है। क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ये है, गरीब आदमी कितना आसानी से कितना बढ़िया इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स में करवा सकता है? और उसका जवाब आप भी अपने दिल से पूछोगे तो आपको मिल जाएगा कि नहीं सर बहुत मुश्किल है। एम्स हॉस्पिटल के बाहर देखो कैसे भीड़ लगी होती है अच्छा इलाज करवाने के लिए। समझ गए? वेलफेयर स्कीम्स हैं, हेल्थ केयर है, लेकिन गरीब वर्कर तक उतना आसानी से वो पहुंचता नहीं है। इंडिया ने देखो कहने के लिए अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं, लेकिन क्या ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हीट स्ट्रोक्स को हैंडल करते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड हैंडल करते हैं, मतलब काम के दौरान कोई चोट लग गई, इन सब चीजों को वो हैंडल करते हैं? क्या वर्कर को पता भी है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाना है? नहीं पता, उसे कोई अवेयरनेस नहीं है। पेपर वर्क काफी ज्यादा है, बहुत बार ट्रिप लगती हैं, तो इसलिए दिक्कत आती है। समझ गए? फिर इसके बाद राइटर कहते हैं सोशल प्रोटेक्शन वाली जो स्कीम्स है ना, सोशल प्रोटेक्शन वाली स्कीम्स जैसे इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गई, वो सारी स्कीम्स, इनमें पेपर वर्क बहुत भारी होता है, दफ्तरों के बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, अवेयरनेस की बहुत कमी होती है। तो जो स्कीम्स उनके लिए बनी थी वो उन तक नहीं पहुंच पाती, यहां भी दिक्कत है। एक बार देखो डॉक्टर अंबेडकर ने ये बोला था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वल्नरेबल सेक्शंस हैव अचीव्ड। अगर देखो वल्नरेबल सेक्शन सेफ नहीं है तो फिर वो प्रोग्रेस नहीं है कम्युनिटी की। तो क्या सजेशंस देते हैं राइटर? सबसे पहले इंटीग्रेटेड ऑक्यूपेशनल हेल्थ पॉलिसी। क्या मतलब है इस चीज का? देखो म्युनिसिपल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए ना हीट एक्शन प्लान बनने चाहिए, सिर्फ पेपर पे नहीं, ग्राउंड लेवल पे। जैसे अहमदाबाद का हीट एक्शन प्लान, काम के घंटे उन्होंने चेंज कर दिए, दोपहर में छुट्टी, शेडिड रेस्ट एरिया उनके लिए बनाए गए, उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई। तो ऐसा ही इंटीग्रेटेड ऑक्यूपेशनल हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए सभी वर्कर्स के लिए, ताकि उनको धूप में काम ना करना पड़े, रिलीफ मिले। फिर इन्वेस्ट इन स्लम अपग्रेडेशन। स्लम्स को देखो उनके हाल पे मत छोड़ो, थोड़ा ठीक करो। स्लम्स में जो छत है उनको थोड़ा कूल बनाओ वाइट पेंट करके। याद करो कौन सा कंसेप्ट है, वाइट हो तो सन का जो सनरेज का रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। स्लम्स में ड्रेनेज इंप्रूव होना चाहिए, ट्री प्लांटेशन करो, ये सब आपको करना पड़ेगा। फिर अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को स्ट्रेंथन करो, जो डॉक्टर्स हैं वहां पे उनको ट्रेन करो, कैसे जो हीट स्ट्रोक वगैरह है इनको डायग्नोज करना है और कैसे क्लाइमेट सेंसिटिव जो डिजीज हैं इनको ट्रीट करना है। फिर डेटा कलेक्शन एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी। जो क्लाइमेट रिलेटेड वर्कर्स की इलनेस है ना, उनके बारे में कोई रिलायबल डेटा ही नहीं है। तो भाई क्लाइमेट चेंज के कारण जो वर्कर्स बीमार होते हैं उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इससे संबंधित आप डेटा इकट्ठा करो, तभी तो आप अच्छी पॉलिसी बना पाओगे।
नेक्स्ट है साइलोज ब्रेकिंग इंटीग्रेटेड गवर्नेंस। हेल्थ डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, क्लाइमेट डिपार्टमेंट सब मिलके काम करें, अलग अलग काम मत करें। मिलके काम करेंगे तो भाई वर्कर्स को राहत पहुंचाई जा सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो मेंस के। साइलोज ब्रेकिंग अप्रोच, ऑक्यूपेशनल हीट एक्सपोजर, ये कोई काम के नहीं है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है जो आज आपको अटेम्प्ट करना है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरे आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो आईआर का है, द हिंदू का। इंडियाज इजराइल हैबिट मीट्स वेस्ट एशियन रियलिटीज। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो लॉर्ड पामस्टोन का ना एक फेमस कोट है आईआर में, नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स और नो एलाइज, दे हैव ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो इस कोट से आर्टिकल की स्टार्टिंग होती है कि आईआर में ना नेशंस का ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, सिर्फ एक चीज परमानेंट होती है, उस देश के इंटरेस्ट, उस देश का फायदा। समझ गए? तो आर्टिकल की शुरुआत में यह बोला जाता है ईरान के नए प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन ने ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना बुलाया। किस लिए बुलाया? ईरान के जो फॉर्मर सुप्रीम लीडर है ना अयतोला खामेनेई, जिनका असैसिनेशन हो गया था युद्ध के शुरुआत में ही, उनका फ्यूनरल अभी किया जाना है। तो फ्यूनरल में प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया ईरान के प्रेसिडेंट ने। लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी गए? नहीं। जाने का वैसे सवाल अभी आता ही नहीं है, क्योंकि अभी तो फ्यूनरल हुआ भी नहीं है ना। फ्यूनरल होगा 4 जुलाई से। हाँ, लेकिन जाएंगे नहीं। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे। एक तो गवर्नर जाएंगे, बिहार के जो गवर्नर हैं सैयद अता हसनैन, वो जाएंगे, और एक और कोई छोटे मिनिस्टर जाएंगे। खुद नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 4 जुलाई से है। लेकिन क्यों नहीं जाएंगे? शायद जहन में इजराइल है। देखो एक चीज, इजराइल और इंडिया की जो दोस्ती थी वो क्यों स्टार्ट हुई? ये देखो एक स्ट्रेटेजिक डेलिब्रेशन का नतीजा था। मतलब सोच समझ के इंडिया ने इजराइल की जो पॉलिसी है वो बनाई है। हमारी दोस्ती हुई, बदले में इजराइल ने हमें क्या दिया? मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी, एडवांस्ड वेपन्स, ड्रोन्स, इंसर्जेंसी से कैसे लड़ा जाए, इजराइल ने हमें एक्सपर्टीज दी। समझ रहे हो? मतलब टेररिस्ट से लड़ने में, इनफिल्ट्रेशन से लड़ने में इजराइल ने हमें टेक्निक सिखाई। लेकिन राइटर बोलते हैं ये दोस्ती ना एक आदत बन चुकी है। आदत, आप पूछोगे सर आदत और दोस्ती में फर्क क्या होता है? आदत देखो ये होती है जिसे हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, कि सिगरेट पीने की आदत है भाई, बस अब करते हैं। मोबाइल देखने की आदत है, बिना दिमाग लगाए बस मोबाइल देख लेते हैं, आदत पड़ गई है। तो अब इंडिया को इजराइल की आदत पड़ गई है। लेकिन स्ट्रेटेजी अब ये कहती है कि हमें एनालाइज करना चाहिए कि इजराइल के साथ जाने से हम क्या खो रहे हैं। ये इंडिया को अब एनालाइज करना चाहिए राइटर के अनुसार। अब थोड़ा बैकग्राउंड में चलो। पिछले 10 सालों से ना दुनिया क्या सोच रही थी? सबको लगता था कि ईरान पर इतने सैंक्शंस लगे हैं तो ईरान एक घायल देश है, ईरान अब नहीं उठ सकता। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों में जो इवेंट्स हुई, उन इवेंट्स ने ना इस थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। फरवरी 2026 में जब यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान की फैसिलिटीज पे अटैक किया तो उन्हें लगा ईरान डर जाएगा और एक शांति आ जाएगी, ईरान डर के बैठ जाएगा। लेकिन भाई हुआ इसका पूरा उल्टा। ईरान ने ना मिसाइल्स की सहायता से, ड्रोन्स की सहायता से ना बहुत जबरदस्त काउंटर अटैक किया। ईरान ने यह दिखा दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि ब्लॉक करने के लिए लगातार आपकी आर्मी को वहां पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। ईरान ने वहां पे माइन बिछा दिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ना माइन बिछा के रख दी। इसके अलावा माइन बिछाने के अलावा छोटे छोटे ड्रोन आते और शिप पे हमला कर देते, वो शिप जो वहां से गुजरते। तो सभी शिप ओनर्स को एक बात समझ में आ गई कि भाई ईरान की रजामंदी के बिना हम यहां पे अपना शिप नहीं ले जा सकते, ले जाएंगे तो हमारा शिप तबाह हो जाएगा। तो वो जो डर पैदा करने में कामयाब हुआ ना ईरान, शिप ओनर्स के मन में, कि यहां से गुजारोगे तो हम आपके शिप को कैसे ना कैसे करके नुकसान पहुंचाई देंगे, चाहे वो बिछी हुई माइन की सहायता से, ड्रोन की सहायता से, तेजी से आती एक बोट की सहायता से, कैसे भी। तो बस जब ये डर शिप ओनर्स के मन में आ गया तो वो शिप अपने वहां से नहीं ले जा रहे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, और ईरान ने यह साबित कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे मेरा कब्जा।
दुनिया का देखो 20 से लेकर 30% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, और ईरान अपनी मर्जी से उसे ब्लॉक कर सकता है। ईरान के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट करियर्स ने धमकी दी, लेकिन ईरान पे कोई असर नहीं पड़ा। बस ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठा रहा। समझ रहे हो? पहले क्या था? पहले देखो एक चीज ये थी, सबको लगता था कि ईरान और यूएसए की एक ही बात है, दोनों की फॉरेन पॉलिसी सेम ही है। लेकिन अब देखो ट्रंप के बीच में और नेतान्याहू के बीच में पब्लिक में झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के गोल अलग हैं। मतलब यूएस इस ईरान वाले झमेले से बाहर निकलना चाहता है, जबकि नेतान्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्हें फर्दर एस्केलेशन चाहिए, उन्हें फर्दर लड़ाई चाहिए, क्योंकि उन्हें जीतना है इलेक्शन। उन्हें लगता है कि इस ईरान वार से इजराइल को अभी तक ज्यादा फायदा नहीं हुआ, मैं किस मुंह से इलेक्शन में जाऊं, तो इसलिए वो फर्दर युद्ध चाहते हैं इजराइल वाले। समझ गए? राइटर बोलते हैं जब देखो यूएसए और इजराइल की आपस में नहीं बन रही है, पब्लिक में झगड़ रहे हैं, तो इंडिया इजराइल को ब्लाइंडली क्यों फॉलो करे? सीधी सी बात है, हम इजराइल को ब्लाइंडली क्यों फॉलो करें? आपको याद होगा, ईरान वार स्टार्ट होने से पहले यानी 25-26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी तेल अवीव गए थे इजराइल में। उनके ठीक 2 दिन बाद यूएस इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था। दुनिया को यह लग सकता है कि ईरान जो है वो इजराइल की तरफ ज्यादा अलाइंड है, और प्रधानमंत्री मोदी को युद्ध का पता था। लेकिन देखो, क्या वास्तव में ऐसा था? क्या वास्तव में हम पूरी तरह से ईरान को इग्नोर करके इजराइल की तरफ अलाइंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से सामान आता है। हम ईरान को अब इग्नोर नहीं कर सकते पूरी तरह से इजराइल के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी खुद नहीं जा रहे हैं फ्यूनरल में, लेकिन हमने जिनको भेजा है ना, जैसे सैयद अता हसनैन मुस्लिम हैं, तो इंडिया ईरान को मल्टीपल सिग्नल दे रहा है। एक तो भाई हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं खामेनेई की, तभी हम भेज रहे हैं हमारे लोगों को फ्यूनरल में शामिल होने के लिए। और दूसरा दूसरा ये मुस्लिम जा रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन जो अभी गवर्नर हैं। तो मतलब हमारी डाइवर्सिटी को भी ये शो करता है कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। और देखो राइटर बोलते हैं अगर इंडिया ने ईरान को इग्नोर किया ना, तो ईरान मजबूरी में चाइना और पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ जाएगा। चाइना पहले ही ईरान में अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा के रखा है। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर होगा। क्यों? क्योंकि चाइना के कहने पे ईरान जो है हमारे शिप्स को रोक देगा, तो फिर इंडिया में तेल की बहुत कमी हो जाएगी और महंगाई हो जाएगी। तो इसलिए हमें ईरान की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम अक्सर देखो यूरोप को भी भूल जाते हैं लेकिन पिछले 2 सालों में यूरोप के वोटर्स ने ना इजराइल के गजावार को और लेबनान एक्शंस के खिलाफ जबरदस्त स्टैंड लिया है। यूरोप ने इजराइल के अगेंस्ट जबरदस्त स्टैंड लिया है कि इजराइल जो गजा में कर रहा है और जो लेबनान में कर रहा है वो गलत है। और यूरोप के साथ में तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है। तो यूरोप हमारी वेस्ट एशिया पॉलिसी को भी क्लोजली मॉनिटर करेगा। तो इसलिए हम क्या पूरी तरह से इजराइल के साथ जा सकते हैं ईरान को इग्नोर करके? क्योंकि यूरोप नहीं गया इजराइल के साथ पूरी तरह से, हम क्यों जा रहे हैं? अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। राइटर बोलते हैं भाई इंडिया को ना स्टैंड नहीं लेना चाहिए कि पूरी तरह से इजराइल के साइड या फिर पूरी तरह से ईरान के साइड नहीं। इंडिया के पास काफी लिवरेज है। हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो अरब स्टेट्स के साथ अच्छे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इनके साथ अच्छे हैं, जबकि ये भी इजराइल के अगेंस्ट थे। हालांकि यूएई अब उतना नहीं है जितना पहले था, सऊदी अरेबिया तो अभी भी इजराइल के अगेंस्ट है। तो ईरान अगर इजराइल के अगेंस्ट है तो इंडिया ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन रख सकता है, इजराइल के साथ भी, जैसे इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छे रिलेशन रखे, इजराइल के साथ भी। तो इंडिया दोनों के साथ अच्छे रिलेशन रख सकता है बजाय साइड लेने के। इंडिया साइड ना ले किसी की। फिर राइटर एक टर्म यूज करते हैं, आर्किटेक्टोनिक फॉरेन पॉलिसी। देखो 2 टाइप की फॉरेन पॉलिसी होती है। एक है एडेप्टिव पॉलिसी, मतलब जैसे हवा चल रही है वैसी पॉलिसी आपने बना ली। दूसरी होती है आर्किटेक्टोनिक पॉलिसी, जहां आप खुद अपना आसपास के इन्वायरमेंट और आर्किटेक्चर सेव करते हो, खुद अपना इन्वायरमेंट बनाते हो, खुद अपना आर्किटेक्चर बनाते हो। इंडिया को देखो दूसरी वाली फॉरेन पॉलिसी पे ध्यान देना होगा, आर्किटेक्टोनिक पॉलिसी। खुद इंडिया आसपास का इन्वायरमेंट बनाए, खुद फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट को सेव करें। अगर देखो इंडिया खुद को विश्व बंधु बोलता है ना कि हम पूरे दुनिया के दोस्त हैं, तो इसका टेस्ट ऐसे ही क्राइसिस में आता है
इंडिया का सबसे बड़ी ताकत क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज उठाते हैं, और ग्लोबल साउथ के लोग हैविली पैलेस्टीनियन के साथ सिंपैथी रखते हैं। उनको लगता है ग्लोबल साउथ के लोगों को कि पैलेस्टीन के साथ में गलत हुआ है। तो हमारे पास में जो लिवरेज है ना कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज उठाते हैं, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। थोड़ा बहुत पैलेस्टीन के बारे में भी बोलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम इजराइल के साथ दोस्ती कट कर लें। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से ग्रुप में शामिल ना हो, जैसे इजराइल के ग्रुप में। आज यूएसए इजराइल के साथ नहीं है, यूरोप नहीं है, तो हम क्यों भाई उनके साथ में खड़े हैं पूरी तरह से? सिर्फ उनके पक्ष में दोस्ती होनी चाहिए, रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के साथ और ईरान को इग्नोर कर दें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, और चाणक्य की नीति हमें अपनानी चाहिए। साम दाम दंड भेद, डिप्लोमेटिक डायलॉग का हम यूज करें डी एस्केलेट करने के लिए। दाम मतलब इकोनॉमिक पार्टनरशिप दें हम ईरान को। दंड थोड़ा सिग्नल भी दें कि हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया गया तो हम शांति से नहीं बैठेंगे। भेद मतलब इजराइल के साथ में इंडिया की जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसको हम अलग कर लें इजराइल के साथ रिश्तों से, कि हाँ भाई इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन हाँ सिक्योरिटी में हम शामिल नहीं है, ऐसा कुछ हम कर दें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। ये क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 2018 में पूछा था यूपीएससी ने। और मैप से संबंधित क्वेश्चन तो यूपीएससी जरूर पूछेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितनी बार सुर्खियों में आ गया, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।